आदाब नाजरीन, मैं इकरा कुरैशी आप सब का तालीम और रोज़गार के इस एपिसोड में इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आप सब मुझसे ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि तालीम के इस नए दौर में सरगर्मियाँ, हलचलें, तब्दीलियाँ हर शोबे में नज़र आती हैं। एजुकेशन एडवांसमेंट की मालूमात रखना एक तालिबे इल्म के लिए निहायत ज़रूरी है और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हर हफ्ते हम आपको एक नए मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, कदामतों से तेरे मसले न हल होंगे, कदामतों से तेरे मसले न हल होंगे, नई है धूप नया साइबान पैदा कर। तो नाजरीन, आज का हमारा मौजू रहेगा करियर इन बैंकिंग। मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी आज के अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक से, और हमारे दूसरे मेहमान हैं रिहान खान सूरी साहब, जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। मैं आप दोनों का अपने शो में बहुत इस्तकबाल करती हूँ। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप सब लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है। बेग साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी और मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग एज अ करियर की बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए किस तरह का आउटलुक, किस तरह का एक बैकग्राउंड होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो बैंकिंग कैरियर में आने के लिए ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है। शुरुआत जो है बैंकिंग के अंदर जो ऑफिसर की पोस्ट होती है उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अच्छा ये है कि अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं बैंकिंग के अंदर। जी रेहान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है कि अभी बैकग्राउंड की बात करी, आउटलुक की बात करी, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? सुनने में यह आता है कि स्टूडेंट को शायद 10वीं के बाद से ही एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट की जब बात करेंगे तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर पढ़ाई के ताल्लुक से बात करें और जब जो स्टेज होती है जहाँ पर एक ये फैसला लेना होता है कि हमें किस तरफ जाना है, वो स्टेज होती है 10वीं क्लास के बाद। अच्छा। जब आप 11वीं क्लास में ये तय करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको आर्ट स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या साइंस स्ट्रीम, तो उस वक्त अगर बच्चे के जहन में ये क्लैरिटी होती है कि वो किस जॉब में जाना चाहता है, अगर वो उस टाइम उसकी काउंसलिंग हो किसी तरह से या उसका फिटमेंट देखा जाए कि वो बच्चा किस जॉब के लिए ज़्यादा फिट है, तो वो बहुत अहम वक्त होता है ये फैसला लेने के लिए कि उसको किस एरिया में जाना है आगे फर्दर, और वो 11वीं क्लास में किस को ऑप्ट करे। बैंकिंग के ताल्लुक से देखें तो जैसे अभी हमारे बेग साहब ने भी बताया कि कॉमर्स का बहुत एक राइट कहते हैं ना फिटमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के अलावा ग्रेजुएट्स भी जा सकते हैं बैंक में, आपने भी बताया। तो लेकिन कॉमर्स वाले का एक माइंडसेट होता है बिल्कुल पहले दिन से कि मुझे इस फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है या और इससे रिलेटेड जो भी अलाइड सेक्टर्स हैं इसमें जाना है, तो बच्चा बहुत प्रिपेयर्ड होता है उसके लिए। तो बहुत सही वक्त होता है कि 10वीं के बाद वो अपना फैसला ये कर ले कि मुझे बैंकिंग के करियर में जाना है, और उसी वक्त वो उसको ऑप्ट भी करना होता है और उसी वक्त ये ऑप्ट करे कि कॉमर्स ले और आगे फर्दर उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करे। बेग साहब, एंट्री लेवल्स हैं बैंकिंग के करियर में, डिफरेंट लेवल्स हैं, शुरुआती लेवल हैं, फिर उसके बाद हैं एडवांस लेवल हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन में कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उनको पता नहीं होता कि लेवल्स किस तरह से बटे हुए हैं, तो वो अगर आप समझा सकें तो किस तरह से बात? देखिए, जो एंट्री लेवल है वो तो जो है वो ऑफिसर का जो लेवल होता है वो ग्रेजुएट ही होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्रेफरेंस जो है वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर उस कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है, इस तरह की कोई रिज़र्व बैंक की कोई गाइडलाइन नहीं है कि कॉमर्स ही ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई किसी भी उसमें फील्ड में उसने ग्रेजुएशन की, चाहे बीएससी किया हो, चाहे उसने जो है वो आर्ट्स में बीए किया हो या बीकॉम किया हो, तीनों लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि जो बैंक जो है प्रेफरेंस वो जो देता है वो कॉमर्स ग्रेजुएट को देता है। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो उसके बाद जो है वो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, ये शायद दूसरा लेवल होता है। वो लेवल अलग होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद होता है। अच्छा, जैसे उनके एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं
उसके 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 अकॉर्डिंग जो है उनको उसमें आगे अप्लाई कर बढ़ते सकते जाते हैं। हैं। रेहान साहब, हायर एजुकेशन, हर करियर में हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ख़ास तौर से बच्चे जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं जी। और 12वीं क्लास में उन्होंने कॉमर्स किया है मिसाल के तौर पे, जी। या कॉमर्स नहीं भी किया, कोई और सब्जेक्ट से उन्होंने अपना 12th किया है, लेकिन 12th करने के बाद उन्हें ये लगता है कि हमें बैंकिंग में जाना चाहिए, जी। तो हम किस तरह के ऑप्शंस लें ग्रेजुएशन में। तो जाहिर है, जैसे बेग साहब ने बताया कि कॉमर्स इज़ द फर्स्ट ऑप्शन और बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल, ऑप्शन। बिल्कुल। लेकिन अगर सेकंड लाइन पे आप जाते हैं, व्हाट आफ्टर कॉमर्स अगर हम बात करें, तो बीबीए या बीबीएस जो ख़ास तौर से आपका मैनेजमेंट के ताल्लुक से जो ग्रेजुएशन होता है, वो काफ़ी फिट होता है आपके इस तरह की बैंकिंग जॉब्स के लिए। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन बीबीए रखना चाहिए अपना। इसके बाद इकोनॉमिक्स एक आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो बहुत फिट होते हैं। ज़ाहिर है, उसको बैंकिंग, वो आता बैंकिंग सेगमेंट में ही है, लेकिन वो बैंकिंग की जो ऑपरेशनल जॉब्स में नहीं जाते हैं, बट दे गो फर्दर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग में जाने के लिए। ये 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल जिसे स्ट्रेट एंट्री जिसको कह सकते हैं आपके, एकदम अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप स्किल्ड हैं और आप इस लायक हैं तो आपका बड़ा बड़ा ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तौर पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बात करें, ख़ास तौर से अगर आपकी जॉब एग्ज़ाम्स होते हैं तो भी आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है उस पढ़ाई का, जो आप पढ़ाई से इस ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहे होते हैं। तो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, ग्रेजुएट ख़ास तौर से 12th क्लास के बाद, तो ये 3 ऑप्शंस एक ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करते हैं आगे बैंकिंग जॉब्स में। अदरवाइज़ आप किसी भी तरह की अगर हायर एजुकेशन लेते हैं, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल तो होते हैं अपीयर होने के लिए, तो आपको इस तरह के सब्जेक्ट ज़रूर लेने चाहिए, जैसे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। तो इस तरह का मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा उसमें आगे जाके किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जब आप अपीयर हो रहे हैं, तो उस तरह की आपको ज़रूर उसकी मदद मिलेगी। इसी तरह से मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हायर एजुकेशन में आपको ज़रूर ख्याल रखना है जिस वक्त आप ये ऑप्ट कर रहे हो आपको किन सब्जेक्ट्स में जाना है। अगर पुराने ज़माने में बैंकिंग पढ़ी जाती थी और अब जो बैंकिंग की पढ़ाई है, तो उसमें आपको क्या फ़र्क लगता है? क्योंकि आपका जाहिर सी बात है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। देखिए, ऐसा है कि पहले जो है वो जो भी बैंकिंग होती थी वो मैनुअल थी। जी बिल्कुल। और वो बड़ी मुश्किल टफ बैंकिंग थी। बिल्कुल। और हमें याद है कि उस वक्त जो है वो बहुत कम अकाउंट्स होते थे, लेकिन आपने देखा होगा बड़ी लंबी लंबी लाइनें बैंकों में लगा करती थी। लेकिन अब जो है वो एक CBS बैंकिंग और ये सब एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उस सिस्टम ने जो है वो रिवोल्यूशन ला दिया बैंकिंग के अंदर। अब आप जो है वो एक जगह एंट्री करेंगे तो काउंटर एंट्री जो मैनुअल हुआ करती थी वो सारी एंट्रीज जो है वो अपने आप सिस्टम कर देगा। तो उससे जो है वो बैंकिंग बहुत इजी हो गई। कहते हैं ना बैंकिंग इजी, तो वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ने जो है वो बैंकिंग के अंदर एक नया रिवोल्यूशन ला दिया। और जो गलतियां मैनुअल वर्क में हुआ करती थी बिल्कुल। उसके अब जो है वो 0 चांसेस होते हैं। इस सिस्टम में जो है वो गलती के चांसेस बहुत कम रह गए और इजी हो गई है बैंकिंग। अब बहुत फास्ट हो गई है। आगे अगर आप देखें तो अब जो है वो नेट बैंकिंग है, 24 आवर जो है वो हम बैंकिंग अवेलेबल है, ATM है, NEFT है, RTGS हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बाद ही पॉसिबल हो पाई हैं। रेहान साहब, इसी से मिलता जुलता ये सवाल होगा कि जाहिर सी बात है जब इतना हाईटेक हो गया है बैंकिंग का करियर, तो जॉब्स का भी काफ़ी अच्छा उसमें अपॉर्चुनिटी रहती होगी। देखिए, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और ख़ास तौर से जिस तरह से हमारे ग्रेजुएट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसी रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल परसेंटेज में आपकी एक बैंकिंग नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा है और एक अच्छा परसेंटेज आता है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों को जो ख़ास तौर से ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कि वो बैंकिंग ऑप्शन को अपनाएं। तो बैंकिंग में काफ़ी नंबर ऑफ़ जॉब्स उन्हें मिल सकती हैं। नंबर ऑफ़ जॉब्स उसके बहुत सारे वजह हैं। जैसे देखिए, अगर अभी आप रिसेंटली देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो जनधन योजना का एक अनाउंसमेंट किया, तो उनकी कोशिश ये है कि हमारे जो 50% पॉपुलेशन जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स जिनके हैं, उसके अलावा जिनके नहीं हैं उनके अकाउंट सबके खुलने चाहिए। तो जब आप नंबर ऑफ़ अकाउंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ बैंक्स ऑटोमेटिकली आपको खोलने,
जैसे ही आप नंबर ऑफ बैंक्स खोलने की बात करते हैं ज़्यादा, जी। तो आपकी नंबर ऑफ जॉब्स आनी है, बिल्कुल, क्योंकि जैसी बैंक्स आएंगी वैसी जॉब्स आएंगी। तो नंबर ऑफ जॉब्स अभी एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि बैंकिंग जो कन्वेंशनल बैंकिंग थी उसका रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। अच्छा। ये स्टेज एक ऐसी चल रही है जो हर साल आप देखेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार वैकेंसीज हर साल उनकी आती हैं। अच्छा। स्पेशली जो आपके बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, जो पीओज़ की होती हैं। तो जी। बैंक पीओ एक बहुत अहम एक तरह से करियर हो गया ख़ास तौर से हमारे बिल्कुल। बच्चों के लिए। तो बच्चों को इसको बहुत केयरफुली और तैयारी के साथ तैयारी करना चाहिए और इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर ज़रा सा भी बच्चा थोड़ा सा सिंसियरली इसको अटेम्प्ट करे तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन जॉब्स में हो सकता है और अच्छी आसानी से एक नौकरी मिल सकती है। और आप देखते हैं कि बैंकिंग में अगर आप एंट्री एक जो ऑफिसर लेवल पे करते हैं और आप जाके आप जनरल मैनेजर या सीईओ बैंक के होकर रिटायर हो सकते हैं, तो इतना अच्छा करियर होता है जिसमें बड़ी बड़ी कंसिस्टेंसी है उस करियर में। और नंबर ऑफ जॉब्स आप देखें तो ग्रो कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में और ग्रो करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि रेहान ने बताया कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जैसा कि पहले जो है वो रिफॉर्म शुरू हुए थे 92-93 में, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस वक्त जो है वो दो चीज़ों में बहुत रिफॉर्म वो आए थे। एक तो आईटी सेक्टर में बहुत जॉब्स आई थी और दूसरा बैंकिंग में। अब जो जनधन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया जनधन योजना, जिसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी 100% पॉपुलेशन को बैंक से जोड़ेंगे जी। तो इसीलिए जो है वो आपने देखा होगा कि हर चीज़ जो है वो आधार से लिंक करके बैंक से जोड़ रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो जब जोड़ेंगे तो सारे, जब लोग जुड़ेंगे तो उतने ही बैंक्स खुलेंगे। अब जो है उसको रिजर्व बैंक को जो है वो टारगेट दिया गया है कि भाई हमें जो है नए बैंक्स चाहिए। तो अभी आपने जो है उसमें देखा होगा कि एक कैलकाटा की एक एनबीएफसी थी बंधन, उसको बैंकिंग का लाइसेंस दिया है जो कि अभी पहला है। और क्यू में जो है भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। रेलीगेयर है, फिर उसके बाद जो है वो रिलायंस है और भी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जिन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा 100 स्मॉल बैंक्स को भी जो है वो उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ने अभी एप्लीकेशंस ली हैं और उसके ऊपर भी बहुत जल्दी जो है वो रिजर्व बैंक आगे उनको लाइसेंस देगा जो 100 स्मॉल बैंक्स होंगे। तो जाहिर सी बात है जब इतने बैंक्स आएंगे तो बैंकिंग के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एम्प्लॉयमेंट्स आएंगे। तो इसमें जो है वो सिर्फ बैंकिंग से ना सेक्टर से ना होके आईटी के अंदर भी आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर बैंक जो है वो आज की डेट में विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई बैंक चल नहीं सकता। तो आईटी की भी जॉब्स आएंगी, बैंकिंग की तो आएंगी ही, लेकिन आईटी की भी जॉब्स आएंगी। तो नाजरीन साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। मयंक, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यस, हेलो सर, माय नेम इज़ मयंक सर। माय क्वेश्चन इज़, अगर 12वीं में सर कॉमर्स ना हो तो क्या मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ? बेग साहब, आप इसका सवाल का जवाब देंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो है उसको प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है लेकिन ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुएट हो, लेकिन कॉमर्स हो तो बेटर है। हेलो सर, माय नेम इज़ अविनाश। मैं सवाल करना चाहता हूँ, अभी मैंने 12th पास की है, मैं बैंकिंग को अपना करियर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए और अगर ग्रेजुएशन आप बीकॉम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपके पास ऑप्शन जैसे बीबीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बीबीए के बाद आप फर्दर आगे अपना कंटिन्यू भी कर सकते हैं और इमीडिएटली बीबीए के बाद आप ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर को। लेकिन बीबीए में जाने, अगर किसी वजह से आपके पास कॉमर्स नहीं है अगर 12th में, तो आपके पास फिर बीबीए एक अच्छा ऑप्शन होता है उसके बाद। तो ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, बीकॉम या बीबीए में से दोनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं अपना आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसके बाद जॉब में जा सकते हैं। एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की, ये हमेशा एक कन्फ्यूजन उनके दिमाग में रहता है किसी भी करियर को लेके और ख़ास करके बैंक्स को लेके, तो कि किस तरफ अपना प्रेफरेंस रखें, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में? देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो उसके बाद से जो है ये चीज़ ख़त्म हो गई। जो पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जाते थे कि हमें जो है वो पेंशन सिक्योरिटी रहेगी, हमें पेंशन मिलेगी, तो अब वहाँ पर भी पेंशन ख़त्म कर दी गई है। तो इसलिए जो है वो अब
प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो वो इक्वली हैं। और इसमें सैलरीज़ को अगर आप देखें तो जो सैलरीज़ हैं वो प्राइवेट बैंक्स में अच्छी हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो, लेकिन अब वहाँ पर भी चेंजेस आ गए हैं। मैं काफ़ी खुद भी जो जुड़ा हुआ हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक से, मैं देखता हूँ वहाँ पर भी बहुत चेंजेस हैं और वो लोग भी अब बहुत मेहनत करते हैं। ये चीज़ ख़त्म हो गई 9 to 5 वाली। वहाँ पर भी अगर काम है तो रात को 8 बजे 9 बजे तक लोगों को बैठना पड़ता है। दोनों की अपनी एक अहमियत है। दोनों की अहमियत है और प्राइवेट बैंक्स भी अच्छे हैं और गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छे हैं। दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है वो बस एक गवर्नमेंट उसमें सिर्फ एक जो एक पेंशन का वो रहा करता था वो भी अब ख़त्म हो गया। रेहान साहब, आप एज अ करियर बैंकिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे समंदर के अंदर अगर आप डुबकी लगाएं तो आपको मोती मिलेंगे, तो जितना अंदर जाएंगे आप उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा। इसी तरह बैंकिंग है। बैंकिंग में जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने आप को एक्सपर्टीज़ अपने अंदर लाएंगे, मिसाल के तौर पे हम बात करें जैसे एक सर्टिफिकेशन है CA/IIB, वो आप कर लेते हैं तो आपके प्रमोशनल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आप बैंक में खूब मेहनत करते हैं। जैसे कि अभी बात हो रही है कि हाईटेक हो गया बैंकिंग। हाईटेक होने का मतलब क्या है कि आपको टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, आपका एक परफेक्शन लेवल होना चाहिए जिसमें आप अगर ऑपरेशन में हैं तो आप हर चीज़ को बड़ा करेक्टली कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको अगर अकाउंटेंसी सीखी आपने तो अकाउंटेंसी प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं और आप एंट्रीज़ कर रहे हैं तो एंट्रीज़ आप प्रॉपर करें, या किसी भी तरह का आप काम करें तो वो जो एक्सपर्टीज़ है ना वो आपको बेसिकली ज़्यादा आप देखेंगे ना करियर वाइज आपको आगे ले जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें और फर्दर और करियर्स की जो बैंकिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ग्रोथ की, एज ए करियर आपने जो सवाल किया, तो आपके पास शुरुआत होती है आपकी एक बैंक ऑफिसर से, जो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद अगर आप इन ऑपरेशंस को हटा दें तो सेल्स एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो रिलेशनशिप मैनेजर से शुरुआत होती है। आप असिस्टेंट मैनेजर रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना वाइड स्पेक्ट्रम है। बैंकिंग इज़ नॉट जस्ट अकाउंटेंसी। बैंकिंग एक सिर्फ ऑपरेशन का नाम नहीं है कि आपने जो बैंक वाले का से दिमाग में ये आता है कि वो प्लस और माइनस कर रहा होगा या नोट गिन के आपको दे रहा होगा कैश में। नहीं, बैंकिंग ये नहीं है। बैंकिंग इससे बहुत आगे। ये बैंकिंग की शुरुआत है। बैंकिंग में जब आप काम करते हैं तो आपको रोटेट किया जाता है हर प्रोफाइल में। आप लोन मैनेजर हो सकते हैं, आप क्रेडिट मैनेजर हो सकते हैं, आप उसका फंड मैनेजर हो सकते हैं। आप एक उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जब पूरी आपको ब्रांच को चलाना होता है। तो जब आप एक ब्रांच को चला रहे होते हैं तो आपको एडवांसेस भी देखने हैं, आपको पीपल मैनेजमेंट भी देखना है। आप अपने आप में पूरे एक लीडर होते हैं। तो एज ए करियर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा करियर है, एक कंप्लीट करियर जिसे कह सकते हैं आप ये है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस तरह से लेते हैं। क्या आप जिंदगी भर एक क्लर्क की हैसियत से काम करना चाहते हैं, क्या आप या आपका टारगेट ये है कि मुझे CEO बनना है रिटायरमेंट तक। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखिए कि आपने देखा बहुत सारी हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें उन्होंने शुरुआत अपनी बिल्कुल PO से की और बाद में जाके वो CMD से रिटायर हुए या हुई। लेडी भी हैं ऐसी जो CMD से रिटायर हुई, जिन्होंने बैंक में अपना एंट्री लेवल शुरू किया। तो आप हर बच्चे को इसी तरह से सोचना है। बेग साहब, जब मैं इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रही थी आज के प्रोग्राम के लिए, तो एक टर्म मेरे सामने आई थी अनबैंक्ड एरियाज। तो उसको जब पढ़ा तो लगा कि कुछ आगे का फ्यूचर ऐसा है कि अनबैंक्ड एरियाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इससे भी एक स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा कि आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है इस फील्ड में। ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ जो है वो अभी 50% से कम लोग जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप एडवांसेस में देखें यानी लोन जो है वो सिर्फ 15% है। लोन फैसिलिटी जो है वो सिर्फ 15% लोग जो हैं वो अवेल कर रहे हैं। वो डिफरेंट लोन्स हैं, एजुकेशन लोन से शुरू के व्हीकल है, पर्सनल है, होम लोन है, फिर उसके बाद जो है वो बिजनेस लोन है, डिफरेंट लोन्स हैं। अगर वो हम टोटल वो देखें तो सिर्फ 15% लोग जो हैं जो कि क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। तो अभी जो है वो हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है। तो जो अनबैंक्ड एरिया वो एरिया है जहां पर बैंक की सहूलतें नहीं है, इग्नोर्ड एरियाज हैं। अच्छा। और बैंकिंग ना होने की वजह से वो एरिया जो है वो वहाँ के लोग जो है तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिना बैंक के किसी तरह का भी बिजनेस करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो रिजर्व बैंक भी जो है वो चाहता है
कि सारे लोगों को जो है वो बैंक से जोड़ें। और उसके लिए अभी जो नए बैंकों को लाइसेंस देने जा रहा है रिजर्व बैंक, उसने ये कंडीशन लगाई है कि जो 50% आप ब्रांचेस खोलेंगे वो रूरल एरियाज में, अनबैंक्ड एरियाज में खोलेंगे। तो इस शर्त के साथ जो है रिजर्व बैंक उनको लाइसेंस दे रहा है, क्योंकि जो बैंक, बड़े बैंक्स हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे जो है बिजनेस कम होता है, लॉस में ब्रांच चलती हैं। जी। तो मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आदमी को जो है वो किसी भी उसको जो है नेशनलिज्म के लिए बारे में भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। कि अगर हम जो है ये नहीं सोचेंगे कि जो छोटे लोग हैं उनको उठाने की नहीं सोचेंगे, तो ये इवन जो तरक्की होनी चाहिए किसी मुल्क की, वो इवन ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें जो है वो हर किसी उसको भी टारगेट करना चाहिए, जो रिक्शे वाले हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं। इसी हमारे बैंक ने जो है, जामिया कोऑपरेटिव बैंक ने जो है वो इसी तरीके के लेंगे। और हमारी जो 8 ब्रांचेज हैं, हमने 8 ब्रांचेज जो हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में खोली। लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो है हम इसलिए नहीं आते, कि लोन इसलिए नहीं देते कि यहाँ पर जो है वो हमारा एनपीए हो जाएगा। लेकिन हम 20 साल से ऐसे लोगों में काम कर रहे हैं और हमारा एनपीए, नेट एनपीए जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये इस बात को दिखाता है कि आपका जो है वो सिर्फ जज्बा होना चाहिए, कोई गलत नहीं होता, गलत बनाया जाता है। तो और कुछ सवाल ले लेते हैं स्टूडेंट से। वरुण, आप कुछ पूछेंगे? हेलो सर, मेरा नाम वरुण है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं बैंकिंग में करियर बनाता हूँ तो मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूँ? अभी तक हम बात कर रहे थे ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग के करियर की, तो बिल्कुल एंट्री लेवल पे आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ की बात करें, जो फास्ट ग्रोथ होती है, उसके लिए आपको फिर फर्दर मास्टर्स, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, या कोई पीजी डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं। उसके अलावा आप एमबीए अगर करते हैं तो एमबीए फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और आप देखिए कि बहुत सारे, अगर अभी हमारी बात हो रही थी कि भाई इंजीनियरिंग और जो ऑप्शन होता है या कौन सा करियर ऑप्शन होता है, बहुत सारे आपको एक लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स मिलेंगे जिन्होंने एमबीए किया इंजीनियरिंग करने के बाद और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किया और जाकर बैंक ज्वाइन कर लिया। और आप देखेंगे बहुत ही हाईली पेड जॉब्स होती हैं और बड़े बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वो उनको हायर करते हैं। तो बेसिकली आपको, मेरी अपनी राय यही है कि मास्टर्स करना चाहिए, मास्टर्स में भी खासतौर से एमबीए की तरफ जाना चाहिए और एमबीए फाइनेंस करके आपको बैंकिंग में या फिनेंस में अपना एरिया देखना चाहिए। तो दोनों में आपको देखेंगे तो आप एमबीए फाइनेंस करके फिनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को भी सर्व करता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, वो सारा ही सर्व कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए फाइनेंस करना चाहिए या एमबीए एक मास्टर्स डिग्री, और ख़ास तौर से अगर किसी वजह से ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो पीजी डिप्लोमा, बिल्कुल हार्ड कोर बैंकिंग में ही आपको जाना है ऑपरेशंस में, तो पीजी डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाके आप उसके बाद अच्छी जॉब, जो एक अच्छे बैंक्स भी, ख़ास तौर से अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे अभी जिक्र हुआ कि जो हायर सैलरीज देते हैं और बैंक से, वो उन लोगों को लेते हैं जो इस तरह की कोर कोर्स करके आते हैं और उन्होंने कुछ बैंकिंग सीखी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, उनको डायरेक्ट ले लेते हैं। इसी तरह से कुछ बैंक्स ने अपनी एकेडमीज़ बनाई हुई हैं बड़ी बड़ी, वो पूरा एक ऑफ़र करती हैं आपको ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कोर्स आप जाके उनकी एकेडमी में करें, तो वहाँ पर आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जी, कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग एक बहुत वास्ट करियर है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा सकते हैं। वर्षा, आप कुछ पूछेंगी? हेलो सर, माय नेम इज़ वर्षा। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बैंक पीओ के लिए किस तरह प्रिपरेशन करी जाए? बैंक पीओ बहुत एक देखिए, हम बहुत देर से शायद इसकी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल वर्षा ने पूछा कि तैयारी किस तरह से करें। मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हमारे ख़ास तौर से जिनका बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, उनको इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए जी। और जैसे मैं एक जिक्र कर रहा था कि क्वांटिटेटिव आपकी जो थोड़ी सी रीजनिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी तो आप जाहिर है सब चीज़ें पढ़ते हैं, आपको तैयारी एक करनी होती है, उसके लिए बेहतर यही है कि कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर लें, पिछले सालों के पेपर्स को देखें, ट्रेंड्स देखें किस तरह के पीओ के एग्ज़ाम्स आते हैं, और कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो जो मॉक प्रैक्टिस होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आप देने की ज़रूर कोशिश करें, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें, इस तरह की चीज़ें लेके चलेंगे तो बाय द टाइम आप ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करेंगे तो आप तैयार होंगी बिल्कुल बैंक पीओ एग्ज़ाम्स के लिए। और कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी तकरीबन
आप देखिए तो सारे ही बैंक्स अपना किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम्स लेते हैं। वो एक बड़ा एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो एक छोटा एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी जॉब के लिए अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। वो चाहे आप 2 लोग हो जाकर दें या 10,000 लोग एक साथ दें, क्योंकि लेवल ऑफ टेस्टिंग जो है वो सेम होती है तकरीबन। आप देखेंगे तो आपकी जो नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, वो आपका एक ही लेवल का टेस्ट होता है। वो चाहे आप छोटे एक लेवल पे दे रहे हो या बहुत वास्ट लेवल पे दे रहे हो, तो आपको तैयारी ये दोनों चीज़ों की करनी है। थोड़ी अंग्रेज़ी का भी ख्याल रखें, और जो प्राइवेट बैंक्स हैं ख़ास तौर से अंग्रेज़ी पे फोकस करते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपकी राइटिंग इंग्लिश भी ज़रूरी है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए, और ओवरऑल पर्सनालिटी तो सभी देखते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में आपकी जो राइटिंग इंग्लिश है, जो रिटन इंग्लिश है, ख़ास तौर से वो देखी जाती है। जी। आखिर में मैं बेग साहब पहले आपसे और फिर रेहान साहब आपसे एक मैसेज की शक्ल में आप इस करियर के बारे में ऐसी क्या बात कहना चाहेंगे कि जिससे हमारे तलबा को एक मोटिवेशन मिले? देखिए, मैं जो है वो, क्योंकि ये सारे यंगस्टर हैं और आगे जो है वो मुल्क को जो है इन्हीं लोगों को चलाना है, कि आप लोग कुछ भी सोचिए, अपने लिए सोचिए, लेकिन देश के लिए ज़रूर सोचिए कि जो काम कर रहे हैं आप उसको जो है वो, उससे देश को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जो काम आप करेंगे उसको देश को ज़रूर आप उस रख के सोचेंगे, तभी जो है जब मुल्क तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे। जी। रेहान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात कही बेग साहब ने, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। एक तो आपको बहुत मेहनत करनी है, दूसरी आपको स्किल सेट डेवलप करना है। देखिए, कोई भी काम आप सिर्फ ये सोचें कि मुझे ये मिल जाए, वो ऐसे नहीं मिल सकता। तो जो बच्चे भी कुछ भी करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके अलावा किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका राइट जो मैच करता हुआ स्किल सेट डेवलप करना है वो ज़रूर करें, और खूब मेहनत करें। ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नाजरीन को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि काउंसलिंग और गाइडेंस तो हर करियर में, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। तो नाजरीन, अपने इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हुए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। ख़ुद को हरदम नई उड़ान में रख, खुद को हरदम नई उड़ान में रख, पाँव हर पल एक नए जहान में रख। जी हाँ नाजरीन, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखे, बेसिक इन्फॉर्मेशन से अपने आप को बिल्कुल तैयार रखे, क्योंकि अगर उसके पास प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस नहीं होगी तो शायद कामयाबी उसके हाथ से छूट भी सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा ये बैंकिंग स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और ख़यालात हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है talim-o-rozgar@gmail.com। तो इसी के साथ आप सब से विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।